जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्र गौरव पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं राउंड ऑफ 35 में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, ये देखिए पार्ट 2 है। इसका जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने 30 एमसीक्यू देखा था और सिलेबस और राष्ट्र गौरव क्या होता है ये चीज देखा था। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि राष्ट्र गौरव क्या होता है। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या है। क्वेश्चन मैंने पिछले ही पार्ट में बता दिया था कि 100 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन राष्ट्र गौरव में और आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, और इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिलेबस क्या है और राष्ट्र गौरव क्या होता है और प्लस 30 एमसीक्यू बताए थे, तो जाके आप लोग पिछला वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लोग 30 से आगे का एमसीक्यू देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है हम लोग का है कि प्रेम मार्गी कवि कौन है। प्रेम मार्गी कवि कौन है? सूरदास, कुंभन दास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक है, जो प्रेम से रिलेटेड ज्यादा कविताएं लिखते थे, प्रेम मार्गी कवि। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? सूफी साधना, कृष्ण भक्ति साधना, भक्ति राम भक्ति साधना या इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति साधना है। प्रेम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना, ये कृष्ण भक्ति साधना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीमद् भगवत में गोपियों की श्रेणियां हैं। श्रीमद् भगवत में गोपियों को कौन सी श्रेणी दी गई है? कुमारिका, गोपांगना, ब्रंजांगना या फिर उपयुक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, श्रीमद् भगवत में गोपियों को जो श्रेणियां दी गई हैं वो कुमारिका, गोपांगना और ब्रजांगना, ये तीनों श्रेणियां हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? पुष्टि मार्ग में, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योग मार्ग। ठीक है, योग मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है, मंझन की रचना है, कुतुबन की रचना है या फिर काशिम शाह की रचना है। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, जायसी। पद्मावत जो है वो जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्गुण संत नहीं है। 4 लोगों का नाम दिया और पूछा इनमें कौन जो है वो निर्गुण संत नहीं है? गुरु नानक, रैदास, दादू या फिर केशव दास। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केशव दास जो है वो निर्गुण संत नहीं है। ठीक, और बाकी गुरु नानक, रैदास, दादू ये सब क्या है? निर्गुण संत हैं। निर्गुण और सगुण के लिए भी आप लोग को सिलेबस में था 2 टॉपिक, इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम पंचाध्यायी रचना किसकी है? राम पंचाध्यायी किसने लिखा है? सूरदास ने, चतुर्भुजदास ने, नंददास ने या फिर कृष्णदास। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नंददास ने राम पंचाध्यायी लिखी, रास पंचाध्यायी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 श्री रामाचारण पद्धति, श्री रामाचार श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानुजाचार्य की, स्वामी रामानंद की, शंकराचार्य की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामानंद की रचना है श्री रामार्चन
पद्धति। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? हम लोग के जो 4 वेद हैं उसमें से कौन सा वेद जो है वो संगीत से संबंधित है? ठीक, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? फतेहपुर सिकरी जो है, आप लोग ये नाम कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किससे करवाया गया हुआ था? अकबर से, बाबर से, जहांगीर से या फिर शाहजहां से? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर से। देखिए थोड़ा सा कभी कभी लॉजिकली भी सोचना चाहिए। हम लोग जब कुछ लोगों के जीवन परिचय की बात कर रहे थे तो उसमें इन चारों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ अकबर का नाम सुनने में आया था। सिलेबस जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें बाबर, जहांगीर और शाहजहां इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ना था, सिर्फ अकबर के बारे में उसका जीवन परिचय, अकबर का जीवन परिचय पढ़ने के लिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो उसी से रिलेटेड आएगा, सिलेबस से ही। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होता तो आपको लॉजिकली ये सोचना चाहिए था कि इन तीन के बारे में जब पढ़ना ही नहीं था तो बच जा रहे हैं इकलौते बाबर, सॉरी अकबर, तो उन्हीं की करवाई हुई, उन्हीं के द्वारा करवाया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का 41 नंबर की, हरित प्रभाव किसकी अधिकता के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी? तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो हरित प्रभाव हम लोग का होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग सुने होंगे, तो देखिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन तीनों के कारण यह होता है। ठीक है, देखिए सिलेबस में हम लोग जब देखे थे तो उसमें हम लोग को विज्ञान के बारे में भी पढ़ना था। ठीक है, जो कि नॉर्मली आप लोग का हाई स्कूल तक या फिर इंटर तक का अगर आप लोग को अच्छे से पता रहेगा तो आप लोग इस पेपर में जो भी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर दे लेंगे। ठीक, पिछला वीडियो जाके जरूर देखिए ताकि आपको सिलेबस पता चल सके। सिलेबस पता रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक, कोई भी अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो आपको मिलता है पढ़ने के लिए या फिर कहीं से पीडीएफ मिलता है, तो जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है, जब तक आप सिलेबस के टॉपिक्स को नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक इन सब वीडियो को पढ़ लेने के बावजूद भी इनसे आने वाला क्वेश्चन भी आप भूल जाएंगे, जब तक आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो 2-4 दिन पहले से, एग्जाम के पहले से एमसीक्यूज देखे जाते हैं और उसके पहले क्या किया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। ठीक है, दो हिसाब से पढ़ा जाता है, एक तो नॉलेज के लिए, तो वो एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम ऐसे पढ़ा जाता है कि पेपर अच्छा जाए। ठीक है, दो हिसाब से माइंडसेट बना के पढ़ना चाहिए। एक तो एग्जाम के 15 दिन पहले तक ऐसे पढ़िए कि नॉलेज गेन करना है, और जब एग्जाम आने वाला हो तो इस हिसाब से पढ़िए कि नंबर गेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषण है? ठीक है, ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है जिसकी वजह से कैंसर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ठीक, ओलिफिन, बेंजपाइरिन, सिनेमिक अम्ल या फिर बेंजीन? 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है बेंजपाइरिन। बेंजपाइरिन जो है वो कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है सबसे ज्यादा। ठीक है, बेंजपाइरिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्राइट के रूप में? तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के रूप में। अगर आप लोग 10 तक का जो साइंस था वो अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लास 10th तक का। ठीक है,
तो आप लोगों का इसमें इससे जिसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा राष्ट्र गौरव में साइंस से रिलेटेड वो सारा कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था? भारत में जो बाघ होते हैं, टाइगर्स होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1973 में जो है बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर। निम्न में से कौन मनुष्य की रेडियो धर्मी प्रदूषण को रक्षा करने में मददगार है? बीटा कैरोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, ग्लूटाथायोन या फिर उपयुक्त सभी? तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं वो मनुष्य की रेडियो धर्मी प्रदूषण से रक्षा करने में मददगार है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर अणु ऊर्जा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मिनामाटा बीमारी किसकी विषाक्तता के कारण हुई थी? स्ट्रोंसियम, पारा, कच्चे तेल के रिसाव से या फिर तांबा अयस्क से? तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कच्चे तेल के रिसाव के कारण जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मीनामाटा बीमारी हुई थी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? संपोषणीय विकास, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण अध्ययन एवं विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें पर्यावरण अध्ययन और विकास जो है ये मुख्य विषय था कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्ल वर्षा एक मिश्रण है। अम्ल वर्षा किसका किसका मिश्रण है? सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का, HCl एवं नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं HCl का? तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अम्ल वर्षा जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में पारिस्थितिकीय तप्त क्षेत्र है। भारतवर्ष में पारिस्थितिकीय तप्त क्षेत्र कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गैंडा संरक्षित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर देखिए ए ऑप्शन, इसमें गलती से लिखना मैं भूल गया हूं, लेकिन इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। भारतीय गैंडा संरक्षित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक द्वितीयक प्रदूषक है? ये द्वितीयक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, सीओ, पैन या फिर एरोसोल? तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीओ। ये केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है सीओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
54 दो गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों में अनुपातिक तौर पर सबसे ज्यादा शामिल होते हैं वे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, मीथेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा फ्रीज से प्रोड्यूस होता है, फ्रीज में से निकलता है, ठीक है। और ये बहुत मात्रा में हम लोग का जो है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको प्रभावित करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, वैसे ही एक ही नाम देख के लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत ऊपरी तावरण स्ट्रेटोस्फियर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इन चारों में से क्या होगा। 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरो। हाँ, अभी अभी हम लोग पढ़े थे ओजोन परत के लिए, तो इसको जो डैमेज पहुंचाता है सबसे ज्यादा ओजोन परत को, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ही डैमेज होता है सबसे ज्यादा ओजोन परत, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्ट्रोंसियम 90 एक अति खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है जो पैदा कर सकता है रक्त कैंसर, हड्डी कैंसर, ऊतक का अपक्षरीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो हैं वो स्ट्रोंसियम 90 की वजह से जो रेडियोधर्मी प्रदूषक है स्ट्रोंसियम 90 उसकी वजह से ये तीन बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो भी घातक बीमारियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है प्रदूषक रहित ऊर्जा का सही विकल्प है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस या फिर उपर्युक्त सभी। तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस इन तीनों की वजह से जो है वो प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, नीम, तुलसी, पीपल या फिर यूकेलिप्टस। 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस जो है इस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं का दाना, गेहूं के दाने को क्या कहा जाता है, फल, तना, पत्ती या फिर जड़। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं के दाने को फल कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है ए, बी एंड सी या फिर डी। तो इन पांचों में से कौन से विटामिन हैं जो कि जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा, बी और सी विटामिन जो होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, वो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, घेघा या गलगंड रोग किसकी कमी से होता है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है, ओजोन परत जो है वो हम लोग की किस चीज से सुरक्षा करती है, एक्स रेज से, यूवी रेज से या फिर अल्फा रेज से या गामा रेज से। तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर बी यूवी रेज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस या कार्बन। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन कारण है। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ है, नागपुर में, भुवनेश्वर में, अहमदाबाद में या फिर बेंगलुरु में।
तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, अहमदाबाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ 35 क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस वो देखे हैं। अगले वीडियो में भी हम लोग राउंड ऑफ 35 के ही एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो का जो पार्ट 1 है ये हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 जो है उसको भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को सिलेबस पता हो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक्स को पढ़िए, उसके बाद से एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, तो उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी भी रहेगा और समझ भी आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और अगर हम लोग कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहेगा तो उसको खुद पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आएंगे। इतना अनुमानित हो जाता है अगर आप मन से किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो मन से सिलेबस मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया है, पहले सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। उसमें कई सारे देखिए ग्रंथों का भी नाम दिया है तो उसका आपको इंट्रो पढ़ना है। कई सारी किताबों, ग्रंथों का नाम, उसमें वेदों का नाम भी है सिलेबस में, लेकिन उन सब का आपको इंट्रो देखना है, किसने लिखा, कब लिखा गया। ठीक है, और उसमें किस चीज से रिलेटेड जानकारियां मिलती हैं, खाली ये सब चीजें, क्योंकि पूरा वेद और ग्रंथ तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ भी सकते हैं तो एक पेपर के लिए इतना कुछ नहीं पढ़ना है, खाली इंट्रो के तौर पे देखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।